नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। और इस सीरीज में अब तक हमने 6 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 7th लेक्चर में हैं, जहां हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ हियरसे एविडेंस के बारे में। क्या आपने सुना है ये बात कभी कि सुनी सुनाई बात का कोई महत्व नहीं होता? हैव यू एवर हर्ड दिस थिंग कि सुनी सुनाई बात का महत्व नहीं है? किसी ने देखा हो, किसी ने महसूस किया हो, तो उन बातों का महत्व होता है। Today, here we are talking about doctrine of hearsay evidence. हिंदी में कहा जाता है अनुश्रुत साक्ष्य का सिद्धांत। Actually, hearsay evidence is no evidence. And what is hearsay? Why there is no relevancy of hearsay evidence? And what are the exceptions of this rule? We are going to talk about that. आज हम बात करेंगे कि अनुश्रुत साक्ष्य का महत्व क्यों नहीं है, अनुश्रुत साक्ष्य होता क्या है और इसके अपवाद क्या हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि डॉक्ट्रिन ऑफ हियरसे एविडेंस इसे कहा जाता है, अनुश्रुत साक्ष्य का सिद्धांत इसे हम कहते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो हियरसे रूल क्या है? तो जनरल प्रिंसिपल इज दैट ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। साधारण नियम यह है दोस्तों कि ओरल एविडेंस यानी कि मौखिक साक्ष्य जो है उसको डायरेक्ट होना चाहिए, और डायरेक्ट का मतलब है कि प्रत्यक्ष होना चाहिए। What is direct evidence? A person who has perceived any evidence must state that he has perceived that particular fact by his own senses or her own senses. जैसे किसी ने अगर किसी बात को देखा है तो वो कहेगा मैंने देखा है। किसी ने अगर सुना है तो वो कहेगा मैंने इस बात को सुना है। किसी ने अगर उसको फील किया है, महसूस किया है, तो वो कहेगा कि मैंने महसूस किया है। एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं, फिर हम आगे स्लाइड्स में चलते हैं। आप इसको ठीक ऐसे समझिए कि 2 दिन पहले इंदौर में एक मर्डर केस हुआ। ठीक है, उस मर्डर में क्या हुआ, एक लड़का है 13-14 साल का, जिसको कि एक आदमी ने जान से मार डाला। पुलिस की स्टोरी ये कह रही है कि ये आदमी बिल्डिंग के नीचे उस लड़के से मिलता है, लड़के को साथ में अपार्टमेंट के छत पर ले जाता है, उसके साथ गंदी हरकत करने की कोशिश करता है। और जब लड़का बीच बचाव करता है, रेजिस्ट करता है, तो वो आदमी उस लड़के को मार डालता है। पहले उसको पत्थर या ईंट से मारता है और उसके बाद उसकी गर्दन घोंट देता है। जब लड़का मर जाता है तो ये आदमी अपने ताऊजी को बुलाता है उसकी बॉडी डिस्पोज करने, छिपाने के लिए। बॉडी छिपाई कहाँ जाती है? घर में ही बॉडी छिपा देता है वो, बेड बॉक्स में। बेड बॉक्स क्या होता है? बेड जिसके नीचे कपड़ों के बॉक्स बने रहते हैं। वहां उस लड़के को लिटा करके ऊपर से ब्लैंकेट डाल देता है और उसके ऊपर अपनी दादी को लिटा देता है। मर्डरर खुद की दादी को वहां लिटा देता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। सर्च के दौरान वो डेड बॉडी उनको मिलती है। अब ये सब बातें मुझे पता है। कैन आई बी अ विटनेस? क्या मैं एक साक्षी हो सकता हूं? ध्यान रखना है, अगर मैं कोर्ट में जाके ये डिपोज करता हूं, मैं ये बताता हूं कि हाँ ये बातें मुझे पता है, तो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इंफॉर्मेशन? आपकी जानकारी का स्रोत क्या है? और मैं क्या कहूंगा? द सोर्स ऑफ माई इंफॉर्मेशन इज न्यूज़पेपर। मैंने ये बात अखबार में पढ़ी है। तो क्या ये बात मान्य होगी? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि मैंने उसको डायरेक्टली परसीव नहीं किया है। अखबार में बात कैसे छपती है? तो कोई करस्पॉन्डेंट होगा जो गया होगा थाने में, जहां से ये कहानी निकाल लाया होगा, या उसने वहां के आसपास के लोगों से पूछा होगा। जो कुछ भी लोगों ने बताया होगा उसको अपने ब्यूरो चीफ को उसने बताया होगा। ब्यूरो चीफ ने उसको टाइपिस्ट को दिया होगा टाइप करने के लिए। टाइप करने के बाद एडिटर ने उसको एडिट किया होगा, तब जाके ये प्रिंट हुआ होगा। ये है हियर से एविडेंस। इसे कहा जाएगा सुनी सुनाई साक्ष्य। यह है सुनी सुनाई बात। देखते हैं क्या बातें हैं। तो सेक्शन 56, 55 और 56 ये दो सेक्शंस हैं बीएसए के, जो करेस्पॉन्ड करते हैं सेक्शन 59 और 60 एविडेंस एक्ट से। सेक्शन 55 क्या कहता है? 55 कहता है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को छोड़कर बाकी सारी बातें ओरल एविडेंस से साबित की जाएंगी। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का मतलब है जो डॉक्यूमेंट में है उसको डॉक्यूमेंट से साबित करना होगा, और बाकी सब बातें मतलब ऑल अदर थिंग्स वॉट एवर हैव बीन परसीव्ड बाय एनी पर्सन, जिसको किसी ने अपने आप से महसूस किया हो, उसको वो बात जो है वैसे बतानी होगी, बोलकर बतानी होगी। और सेक्शन नंबर 56 जो है, जो पुराना सेक्शन 60 था, ध्यान रखना है बीएसए के सेक्शंस याद करने हैं। सेक्शन 56 है अभी, जो ये कह रहा है ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। जो भी बात मौखिक रूप से बताई जाएगी ये प्रत्यक्ष होनी चाहिए। मुझे ये बात बताते हुए लग रहा है कि आपको ये बात समझ में भी आ रही होगी।
कोई अगर बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में जुड़कर पूछिए, और समझ में आ रही है तो थम्स अप करते रहना और मुझे बताते रहना कि आपको ये सीरीज समझ में आ भी रही है। डेफिनेशन क्या है डायरेक्टनेस का? इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू अ फैक्ट विच कुड बी सीन, अगर ओरल एविडेंस ऐसी किसी बात के बारे में है जो देखा गया है, तो वो आदमी आकर कोर्ट में बताएगा कि मैंने देखा। इफ इट इज अबाउट एनीथिंग विच कुड बी हर्ड, अगर ऐसी कोई बात है जो सुनी जाएगी, तो वही आदमी कोर्ट में आकर बताएगा जिसने सुना है कि मैंने सुना। और परसीव्ड, या किसी और तरह से उसका ज्ञान किया जा सकता है, तो वही आदमी आके बताएगा दैट आई हैव परसीव्ड दिस फैक्ट बाय दिस वे। लिखा है इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ द विटनेस हु सेज दे सॉ, हर्ड और परसीव्ड इट पर्सनली, जिसने खुद उसको सुना, देखा या महसूस किया है। ये सुना का मतलब क्या नहीं है, मैं आपको फिर से समझा दूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ए नाम का एक आदमी है, वो आकर बताता है कोर्ट में कि बी नाम के आदमी का मर्डर हुआ है कनॉट प्लेस दिल्ली में कल। पूछा जाता है कि तुम्हें कैसे पता? तो वो बोल रहा है कि मैंने सुना है। किसने बताया? तो बोलता है मेरे पड़ोसी ने बताया। ये वाला सुना नहीं है, ये तो हियर से हो जाएगा। सुना का मतलब क्या है मैं बताता हूं। जैसे समझिए कि ए नाम का एक आदमी है, क्योंकि अब इसके एक्सेप्शन में भी जाएंगे। सुना का मतलब क्या है समझिए, ए बी को चाकू मार रहा है किसी कमरे में। When he was stabbing बी, बी उसका नाम लेकर चिल्लाता है ए का कि ये तुम क्यों कर रहे हो, क्यों मुझे मार रहे हो। और बाजू वाले कमरे में या पास से गुजरता हुआ कोई व्यक्ति सुनता है कि ए बी को चाकू मार रहा था, और जब ए चाकू मार रहा था तो बी ए का नाम लेकर चिल्लाया। ये बात किसी ने सुनी है। ध्यान रखना है, ये जो बोल रहा है मैंने सुना है, उसकी बात कोर्ट में रखी जाएगी। वही आदमी आकर बताएगा कि मैंने ये सुना था। वाई हियर सी इज एक्सक्लूडेड? तो ध्यान रखना है, हियर से एविडेंस के बारे में कहा जाता है इट लेक्स रिलायबिलिटी, ये जो है विश्वसनीयता के काबिल नहीं है। प्रिवेंट्स इफेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन, और ना ही वहां प्रति परीक्षा हो सकती है, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकता है, क्योंकि जो आदमी डायरेक्ट, जिसने एविडेंस को परसीव किया है, फैक्ट्स को परसीव किया है, बोध किया है, वो तो कोर्ट में आया ही नहीं है, तो इट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू क्रॉस एग्जामिनेशन एज वेल। चलते हैं आगे। डिस्पाइट द जनरल एक्सक्लूजन, अगर हम इस साधारण एक्सक्लूजन को छोड़ दें, अगर बीएसए अलाउज हियर से इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज बेस्ड ऑन नेसेसिटी, रिलायबिलिटी एंड पब्लिक इंटरेस्ट। तीन शब्दों को आपको ध्यान रखना है। नेसेसिटी है आवश्यकता, रिलायबिलिटी है विश्वसनीयता, और पब्लिक इंटरेस्ट है लोकहित। इन तीन ग्राउंड्स में आपको जानकारी रखनी है कि जो हमारा एविडेंस है हियर से वाला, वो भी एडमिसिबल हो सकता है। क्या क्या बातें हैं? तो सबसे पहला है स्टेटमेंट फॉर्मिंग द पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। एक केस आपको बता दूं जो आपको याद रखना है, केस का नाम है शरद बिरदीचंद सारडा। ये केस मैं कई बार कोट करता रहता हूं। शरद बिरदीचंद सारडा, SARDA वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कब का केस है ये? तो याद रखिए 1984 का केस है। इस केस में लेट डाउन किया गया था कि क्या क्या एक्सेप्शन है। ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के लिए एक बहुत अच्छा केस है, शरद बिरदीचंद सारडा, जो रेस डेस्टे के 5 डिफरेंट पंचशील के सिद्धांत भी बताता है, और साथ ही इसमें एक्सेप्शन भी बताए गए हैं हियरसे एविडेंस के क्या क्या एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है देखिए, लिखा है इफ रेस जेस्टे, इफ द एक्ट इज फॉल्स अंडर रेस जेस्टे। रेस जेस्टे क्या होता है, मैं पहले ही इस सीरीज में बहुत डिटेल में समझा चुका हूं। आप एक बार वापस से जाकर रेस जेस्टे का डॉक्ट्रिन समझिए। पूरे 1 घंटे का लेक्चर रेस जेस्टे पर है। कम शब्दों में समझा दूं, जब एक काम करते करते एक से ज्यादा काम किए जाते हैं, दोज हु विच फॉर्म द पार्ट ऑफ द सेम ट्रांजेक्शन, वी से दैट दे आर रेस जेस्टे। जैसे एग्जांपल के लिए एक केस आपको बताया था, याद हो अगर, उसका नाम है रटन वर्सेस क्विन। क्या हुआ रटन वर्सेस क्विन में? एक महिला ने एक्सचेंज पर फोन लगाया, टेलीफोन एक्सचेंज पे। वो कहती है मुझे पुलिस से कनेक्ट करवा दो, समथिंग इमरजेंसी इज देयर। महिला पैनिक्ड है, घबराई हुई है। पुलिस को इससे पहले कि एक्सचेंज फोन कनेक्ट करता, फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। पुलिस उस महिला का पता निकाल करके उसके घर पहुंचती है। घर जाने पर पता चलता है कि महिला डेड है, मरी हुई है। उसके आदमी, उसका पति जो है वो घर पर है। वो कहता है कि मैं अपनी गन क्लीन कर रहा था, पिस्टल साफ कर रहा था, और गोली चल गई और एक्सीडेंटली शी डाइड, और गलती से वो मर गई, ऐसा वो आदमी कहता है। ध्यान से समझना है,
यहां पर में एक्सचेंज वाले ने सुना है, क्या सुना है कि वो कह रहा है कि मुझे पुलिस को कनेक्ट कर दो। ये सब बातें आपस में इतनी जुड़ी हुई हैं कि दे फॉर्म द पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। उस महिला को, उस आदमी को मारते हुए किसी ने नहीं देखा, ये सर्कमस्टेंसेज है। लेकिन एक्सचेंज वाले का स्टेटमेंट, जिसने सुना है, महिला क्या बोल रही थी, मुझे पुलिस से कनेक्ट करवा दो, वो पैनिक्ड थी। ये बातें कोर्ट में रखी जा सकती हैं, भले ही वो सुनी सुनाई बात है। क्यों रखी जाएगी? क्योंकि ये रेस जेस्टे का पार्ट है, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन है। तो भूलना नहीं है आपको। इसके ग्राउंड क्या होते हैं? स्पॉन्टेनिटी एक ग्राउंड है, स्पॉन्टेनिटी, कंटेम्पररीनेस, प्रॉक्सिमिटी एक शब्द और यहां पर में आता है, प्रॉक्सिमिटी, कि घटनाएं साथ साथ घटी हैं, तात्कालिक हैं। ये सब बातें यहां पर काम में आएंगी, आपको भूलना नहीं है। प्रॉक्सिमिटी है निकटता, दो घटनाएं घटी हैं, दोनों के बीच का संबंध, ये आता है रेस जेस्टे के डॉक्ट्रिन में। हम आगे चल रहे हैं। केस देखिए, लैंडमार्क केस है एक, रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। रतन वर्सेस क्वीन का केस मैंने आपको बता ही दिया। ये केस देखिए, स्पॉन्टेनियस अटरेंस मेड ड्यूरिंग द इवेंट्स एज एडमिसिबल। कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस अटरेंस, अटरेंस मतलब होता है बोलना, स्पॉन्टेनियस मतलब उसी समय बोलना, ठीक है। मेड ड्यूरिंग द इवेंट, वो जब घटना घट रही है उस समय बोलना। ए और बी लड़ रहे हैं, आसपास खड़े लोग लड़ाई के बारे में जो कुछ भी बोल रहे हैं, ये रेस जेस्टे है। ये जो प्रॉक्सिमिटी या स्पॉन्टेनिटी है, इसको कई बार कोर्ट ने डिफाइन किया हुआ है। जैसे एक केस था आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड के केस में क्या हुआ आपको बताऊं मैं। उस केस में हुआ ये, आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में, कि एक आदमी है जिसने एक कमरे के भीतर महिला की गर्दन रेत दी। महिला बाहर आती है और बाहर आने के बाद वो अपनी आंट को ये बताती है कि देखो बेडिंगफील्ड ने मेरे साथ क्या किया। बेडिंगफील्ड मर्डरर है, अक्यूज्ड है इस मामले में। घटना के घटने के तुरंत बाद उसने कहा, ये स्पॉन्टेनिटी है। ये बात और है कि आर वर्सेस बेडिंगफील्ड में इस स्टेटमेंट को रेस जेस्टे नहीं माना गया, जिसको बाद में रटन वर्सेस क्वीन वाले केस में क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ये भी रेस जेस्टे है। इस बात को आपको ध्यान से समझना है। केस है जेंटिला राव वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। स्टेटमेंट मस्ट बी स्पॉन्टेनियस एंड कंटेम्परेनियस टू फॉर्म पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। कंटेम्पररी का मतलब होता है समकालीन, साथ साथ होना चाहिए। स्पॉन्टेनियस तत्काल होना चाहिए। अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? ये जो है रेस जेस्टे का डॉक्ट्रिन है और हियरसे के एक्सेप्शन में आता है। आगे बढ़ो। दूसरा एक्सेप्शन है डाइंग डिक्लेरेशन। सेक्शन 26 बीएसए का पार्ट ए में जाइए तो आपको मिलेगा डाइंग डिक्लेरेशन यानी मृत्युकालिक कथन। क्या होता है डाइंग डिक्लेरेशन? तो एनीथिंग सेड बाय अ पर्सन, any statement given by a person which is relating to the transaction of death। ध्यान रखना है, कॉज ऑफ डेथ हो या ना हो, उसकी जो बात है वो उसके डेथ से जुड़ी होनी चाहिए, मृत्यु से जुड़ी होनी चाहिए। अगर ऐसी बात है तो इसे कहा जाएगा डाइंग डिक्लेरेशन। आम बोलचाल में आपने सुसाइड नोट के बारे में सुना देखा होगा। लोग मरने के पहले लिख जाते हैं कि मेरी मौत का कारण ये है, इसको छोड़ना नहीं है। ये जो कुछ भी कह रहे हैं ये डाइंग डिक्लेरेशन है। ये एक आसान एग्जाम्पल था इसका। अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, पाकला नारायण स्वामी का केस याद कीजिए। पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्पेरर 1939। एक आदमी है जो अपनी वाइफ को यह बताता है कि मैं पाकला नारायण स्वामी से मिलने जा रहा हूं। क्यों जा रहा हूं मिलने? इसीलिए जा रहा हूं कि मुझे उससे 3,000 रुपए वापस लेने हैं, उधार दे रखा था कभी उसने। फिर वो आदमी कभी आता ही नहीं है वापस। महिला जो है वो पुलिस में कंप्लेंट करती है और ये स्टेटमेंट बताती है कि वो वहां गया था पैसे लेने के लिए। पूरी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रंक में उसकी डेड बॉडी मिलती है और सस्पेक्शन जाता है पाकला नारायण स्वामी की तरफ। और इस मैटर में कहा कि जो कुछ भी उस आदमी ने बताया था, किसने? मृतक ने, वो कुछ क्या कहलाएगा? डाइंग डिक्लेरेशन, क्योंकि उसका संबंध उसकी मौत से है, उसकी डेथ से है। तो स्टेटमेंट मेड बाय अ पर्सन एज टू द कॉज ऑफ देयर डेथ, किसको बताया उसने? अपनी पत्नी को बताया। पत्नी को कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, वो जो कहां गया, क्या हुआ, ये सब बात भी वाइफ को नहीं पता है। उसका क्रॉस एग्जामिनेशन इस बारे में बहुत अच्छे से किया नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि अब वो आदमी नहीं बुलाए, बिकॉज ही कैन नॉट बी कॉल्ड इन द कोर्ट एज अ विटनेस, क्योंकि उसको साक्षी के रूप में कोर्ट में नहीं बुलाया जा सकता दोस्तों। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि मृत्युकालिक कथन। और ये सुनी सुनाई बात है, हियर से है, पत्नी से सिर्फ सुना है, पत्नी को एक्चुअल में नहीं पता कि वो गया कहां है। उसके बाद भी ये रिलेवेंट है, एडमिसिबल है, और ये हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है, अपवाद है। चलूं आगे। फिर आप देखिए केस खुशहाल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे।
खुशहाल राव का केस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन कैसे किया जाएगा, डाइंग डिक्लेरेशन कौन करेगा, कौन सा रिलायबल है, इस बारे में खुशहाल राव में बताया है। और खुशहाल राव के केस में क्या कहा पता है, डाइंग डिक्लेरेशन रिलायबल है अगर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ने लिखा है। ये बात और है कि खुशहाल राव के केस में ही ये कहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन का कोई फॉर्मेट नहीं है, ये लिख कर, बोल कर, इवन इशारों से भी किया जा सकता है। केस याद होगा आपको, क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के मामले में क्या हुआ उस मामले में हुआ ये कि एक लड़की है जिसको जान से मारा गया है, उसकी गर्दन रेत दी गई है, और उसके बाद जो है वो बोल नहीं सकती क्योंकि वोकल कॉर्ड कटा हुआ है, ठीक है, उस मैटर पे। अब जो है उसकी माँ उसको पूछती है, कहती है कि मैं तेरा अपना, उसका हाथ अपने हाथ में रखती है और कहती है कि मैं नाम लेते जाती हूँ जो लोग यहाँ पर में हैं, अगर इनमें से कोई है जिसने ये किया है तो तुम हाथ दबा देना, इशारों से बताना। और जैसे ही अब्दुल्ला का नाम आता है तो लड़की इशारा करती है, वो बोल नहीं पा रही है। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला में माना गया कि ये डाइंग डिक्लेरेशन है और ये मेयर साइंस यानी इशारों से भी किया जा सकता है। खुशहाल राव के साथ ही अपने क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का केस भी समझ लिया, पाकनालाल ने समझा ही दिया। एक केस और ध्यान रखना है, बहुत रिनाउंड लेटेस्ट केस है, राजू देवड़े वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य का मामला है। कब का केस है पता है? 2020 का केस है, 2020 का। और इस केस में कोर्ट ने एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखे हुए डाइंग डिक्लेरेशन के ऊपर, आपको बता दूं, पुलिस द्वारा लिखा गया डाइंग डिक्लेरेशन को महत्व दिया और कहा कि प्रायोरिटी उसको इसीलिए दी क्योंकि कहा कि ये डाइंग डिक्लेरेशन कंसिस्टेंट है पहले के स्टेटमेंट से। ध्यान रखना है, डाइंग डिक्लेरेशन कोई आदमी एक बार नहीं करता, मैक्सिमम मामलों में। जैसे मान लो किसी को घर में, राजू देवड़े के मामले में हुआ, महिला जल गई थी, तो जलने का कारण पहले भाई ने पूछा क्या हुआ, तो उसने भाई को बताया कि ये कारण था। फिर वो भाई उस महिला को हॉस्पिटल ले गया, तो हॉस्पिटल के स्टाफ से उसने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने भी पूछा क्या हुआ, उन्होंने पुलिस को बुलाया तो पुलिस को भी उसने स्टेटमेंट दिया। तो मल्टीपल डाइंग डिक्लेरेशन होते हैं। कौन सा डाइंग डिक्लेरेशन रिलायबल है? राजू देवड़े के कोर्ट में केस में कोर्ट ने कहा जो वॉलंटरी किया गया है, स्वेच्छा बताया गया है, कंसिस्टेंट है और एंड विच कैन बी कोरोबोरेटेड, और जिसका संपोषण किया जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं, ये केसेस के आईने से ही आपको लॉ को समझना है, ऐसे लॉ नहीं समझा जाता। फिर देखिए, एडमिशन और कन्फेशन, ये दोनों को भी माना जाता है कि ये हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है। लेकिन आपको बता दूं, एडमिशन दो तरह का होता है। एक है जुडिशियल, कैसा? न्यायिक, जो कोर्ट के सामने किया जाता है। एक है एक्स्ट्रा जुडिशियल, गैर न्यायिक या न्यायिकेतर कहा जाता है, ठीक है, जो कि न्यायालय के बाहर किया जाता है। एडमिशन भी दो तरह का है ऐसे ही, और कन्फेशन भी दो तरह का है ऐसे ही। एडमिशन क्या होता है? एडमिशन का मतलब होता है किसी बात को स्वीकारना। कौन स्वीकारेगा? तो सेक्शन 15 से लेकर 21 तक, 15 से 21 जो हमारे पास भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, वहां पर इस बारे में बात है कि कौन एडमिशन करेगा। इंपॉर्टेंटली, पक्षकार, पार्टीज टू द केस कर सकते हैं, मामले के पक्षकार एडमिशन कर सकते हैं। और कौन एडमिशन करेगा? तो आपको जानकारी दे दूं, उनके एजेंट कर सकते हैं, पर्सन इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर कर सकते हैं, अंपायर कर सकता है, रेफर्ड पर्सन कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों की लिस्ट है जो एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एडमिशन कोर्ट में किया गया है दोस्तों, इट नीड नॉट बी प्रूव, इसको साबित करना नहीं होता, क्योंकि कोर्ट में किया है, कोर्ट के सामने किया है, कोर्ट समझेगी। अगर ये एक्स्ट्रा जुडिशियल है, कोर्ट के बाहर किया है, जैसे ए नाम का आदमी बी नाम के आदमी को कुछ बता रहा है, बी कोर्ट में आकर बताता है कि ए ने मुझे ये बताया था, एज एन एडमिशन ये बात कोर्ट में रखी जाएगी और ये हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है, भूलना नहीं है आपको। जैसे मैं अच्छा एग्जांपल दे दूं इसके लिए आपको, ए नाम का आदमी है, वो बी नाम के आदमी को एक एजेंट अपॉइंट करता है टू कलेक्ट हिज रेंट। इसके पास मान लेते हैं 1 2 3 प्रॉपर्टी है, इसके पास में 3। बी का काम है रेंट कलेक्ट करके ए को जमा करना। बी हैज टू कलेक्ट द रेंट एंड दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड टू ए। किसी एक महीने में, जनवरी के महीने में, एक नंबर के आदमी ने रेंट नहीं दिया है, ठीक है, बात आ गई मई या जून में, तो ये ए अपने एजेंट बी पर एक सूट, एक वाद लेकर आता है, कहता है कि जनवरी के महीने का रेंट नहीं आया है एक नंबर फ्लैट का।
जिसके मालिक हैं मान लेते हैं मिस्टर एक्स। बी ये बताता है कोर्ट में कि पैसे जमा ले भी लिए थे और जमा भी कर दिए थे। ये सब बातें कब की हैं? ये सब बातें 1872 की हैं। सॉरी, बीएसए 2023 में भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आजकल रेंट लिया नहीं लिया, दिया नहीं दिया, वो तो ट्रांजैक्शन से समझ में आ जाएगा। जीपे खुल के ओपन करके दिखाना होगा या फोन पे ओपन करके दिखाना होगा, इतनी आसान सी बात हो जाएगी। व्हाट्सएप चैट से निकल आएगा पेमेंट आया कि नहीं आया। ये तब की बात है जब चीजें लिखा पढ़ी में नहीं थी, सारा कुछ ओरल हो रहा था। और ऐसे समय में ये आदमी एक्स कहीं ये कहता है, बी क्या कह रहा है, मैंने रेंट लेके डिपॉजिट कर दिया है। एक्स किसी को बताता है, किसको बताता है? वाई को। यार ए ने जनवरी महीने का रेंट नहीं कलेक्ट करवाया है, ये कह रहा है। इसको बताया है वाई को। वाई ने जो कुछ सुना है ये आके कोर्ट में बताएगा, और ये है एडमिशन। बड़ी आसान सी बात है, अगर समझ में आ जाए तो। नहीं आए तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए चीजों को बहुत आसान कर दूं। दूसरा है कन्फेशन। कन्फेशन भी दो तरह का होता है, मैंने बताया, जुडिशियल, एक्स्ट्रा जुडिशियल। जुडिशियल कन्फेशन क्या है? जो मैजिस्ट्रेट के सामने किया जाता है, कोर्ट में किया जाता है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ बीएनएसएस किया जाता है। मजिस्ट्रेट उसको वार्निंग देता है, सामने वाले को समझाता है कि आप कन्फेशन मत कीजिए, बिकॉज दिस स्टेटमेंट में गो अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ चला जाएगा। वो आदमी कहता है मैं कन्फेशन करूंगा। कन्फेशन क्या है? एडमिशन ऑफ गिल्ट। आदमी के ऊपर जो आरोप है वो उसको स्वीकार कर लेता है कि हाँ, ये अपराध मैंने किया है। दिस इज नोन एज कन्फेशन। अगर ये कोर्ट में किया जा रहा है, ये तो बेस्ट पीस ऑफ एविडेंस है, ये तो डायरेक्ट एविडेंस है। लेकिन अगर किसी और को किया गया है, किसी और कौन है? ए नाम का आदमी चर्च में जाता है। चर्च में एक कन्फेशन बॉक्स होता है, और वहां जाके कन्फेशन बॉक्स में जो क्लेजिमेन है, जो फादर है, जो वहां का रिलीजियस पर्सन है, उसके सामने कन्फेस करता है कि मैंने ऐसा ऐसा अपराध कर दिया। क्रिश्चियनिटी में माना जाता है कि अपराध कन्फेस कर लेने से उसका बोझ नहीं रहता, बोझ हट जाता है सिर से, उसका पाप नहीं रह जाता। कन्फेस करता है। किसको कन्फेस किया है? क्लैजीमैन को। वो जो रिलीजियस पर्सन है वो कोर्ट में जाके बयान देगा कि मुझे आकर इसने अपराध करने के बारे में जानकारी दी थी। ये बात उसको रखने दी जाएगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। ये बात और है कि ये सुनी सुनाई बात है, इसने अपराध करते हुए देखा नहीं है। ही हैज नॉट परसीव्ड द कमीशन ऑफ द इवेंट, द ऑफेंस, बाय हिज ओन सेंसेस। ना तो उसने देखा है, ना उसने महसूस किया है। लेकिन ये हियर से एविडेंस का एक्सेप्शन है और एडमिसिबल। चलूं आगे? अगर इतनी सी बात अभी तक समझ में आ गई है तो थम्स अप कर दो, बताते रहो कि आपको समझ में आ रहा है। दो लैंडमार्क जजमेंट आपको देखना है। एक है पुलकुरी कोट्टैया, 1947 का केस है। पहले इसलिए बता रहा हूं कि 74 उसके बाद लेते हैं। पुलकुरी कोट्टैया में, पुलकुरी कोट्टैया नाम का एक आदमी है जिसके जिसके ऊपर मर्डर के चार्जेस हैं। तो वो कन्फेस करता है, बताता है कि हाँ, मैंने मर्डर किया है। एंड द स्पीयर वॉज हिड इन द रिक ऑफ माई विलेज। कहता है कि जो हथियार था जिससे मर्डर हुआ है वो गांव की बाड़ी में छिपा दी है। पुलिस डिस्कवर करती है, और डिस्कवर करने के बाद वो बातें निकल कर आती हैं। कहा कि ये एडमिसिबल है। वो स्टेटमेंट छोड़ देंगे बस, जिसमें वो कह रहा है कि मैंने हत्या की है, उसको छोड़ देंगे, बाकी सारी बातें एडमिसिबल होंगी। विश्वनाथ प्रसाद वर्सेस द्वारका प्रसाद का केस है 1974 का। कहा कि एडमिशन इज सब्सटेंटिव एविडेंस। जो स्वीकृति है, एडमिशन, वो सब्सटेंटिव यानी कि मूल साक्ष्य है, वेदर द पार्टी अपीयर्स इन द कोर्ट और नॉट। मतलब पार्टी कोर्ट में अपीयर हो रही है तब तो ये डायरेक्ट एविडेंस है, बढ़िया एविडेंस है। नहीं हो रही है, कोई और आके बता रहा है, तो भी ये एविडेंस माना जाएगा, और ये हियरसे का एक्सेप्शन है। आगे बढ़ूं? स्टेटमेंट बाय अनअवेलेबल पर्सन। अनअवेलेबल पर्सन कौन है? सेक्शन 26 में आप जाएंगे तो यहां पर में 8 तरह के लोग हैं। हु इज डेड, कैन नॉट बी फाउंड, इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस। ये सारे लोग जो बातें करेंगे ये सब रिलेवेंट माने जाएंगे। ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है? फिर देखिए एविडेंस इन प्रीवियस प्रोसीडिंग। प्रीवियस प्रोसीडिंग क्या होती है? एक अच्छी सी एग्जांपल से आपको समझा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कोई एक स्क्वायर है, दिल्ली का कनॉट प्लेस है, वहां एक मर्डर हुआ। मर्डर होने के बाद वहां लगभग 50 लोग हैं जिन्होंने मर्डर को होते हुए देखा। इन्हें कहते हैं हम आई विटनेस। क्या कहते हैं? ये आई विटनेस है। अब कहानी समझिए कि जो मर्डरर है वो फरार हो गया, absconded है। आई विटनेसेस हैं जिनकी लिस्ट पुलिस ने बना ली है। इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि हो सकता है बाद में ये भूल जाएं, बिकॉज ह्यूमन मेमोरी इज डिमिनिशिंग, लगातार घटती जाती है मेमोरी। तो इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया गया है, कब पकड़ाएगा ये मर्डर? 5 साल, 10 साल, पता नहीं कितने साल बाद। इतने वर्षों के बाद जब ये लोग, 50 लोग थे वहां, याद करिए, इनको एज ए विटनेस बुलाया जा सकता है। हो सकता है कुछ लोग मर गए हों,
हो सकता है कुछ देश के बाहर चले गए हों, हो सकता है कुछ मिल नहीं रहे हों, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन इन्होंने जो पहले स्टेटमेंट दे रखा है वो स्टेटमेंट बाद में भी काम में आएगा, क्योंकि ये एक्सेप्शन है हियरसे का, इसको भी जानकारी में रखना है। फिर देखिए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 61 टू 63, अगर ऐसी कोई बात है तो ये भी इसके एक्सेप्शन में आते हैं। एक केस देखना है अर्जुन पंडित राव खोदकर, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किस तरह से कोर्ट में साबित किए जाएंगे, इस बारे में डिटेल में बात है, आपको ये जानना है। पीएसए और आईए में क्या डिफरेंस है, ये हम छोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। और कुछ बातें और समझा दूं मैं आपको। हियरसे एविडेंस को लेकर के कुछ बातें, और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस राम सिंह का केस देखिए, 2002 का मामला है। कहा सुप्रीम कोर्ट ने, अनलेस द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट कम्स टू टेस्टिफाई, हियरसे इज जनरली इनएडमिसिबल। सुनी सुनाई बात ग्राह्य नहीं है जब तक उसी आदमी को न बुला लिया जाए जिसने अपने सेंसेस से उसको परसीव किया है। दूसरी बात देखिए सुब्रमण्यम वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एक केस है 1956 का। इस केस में क्या कहा, दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन हियरसे एंड स्टेटमेंट्स मेड टू शो द स्टेटमेंट ऑफ माइंड, stating that if a statement is not offered to prove the truth of the matter but to show it was made, it is not hearsay। ध्यान रखना है, अगर स्टेटमेंट ये बताने के लिए कहा जा रहा है कि इसने ये बात कही थी, टू शो द स्टेट ऑफ माइंड, ये हियरसे नहीं है। हियरसे का मतलब मैंने समझाया, सुनी सुनाई साक्ष्य का मतलब, अनुश्रुत का मतलब मैंने बताया, जहां व्यक्ति को कुछ नहीं पता है और वो बोल रहा है मैंने कहीं से ये बात सुनी थी। कम टू द कंक्लूजन, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंटिन्यूज टू द रूल अगेंस्ट हियरसे। इस कानून में सुनी सुनाई बात को महत्व नहीं दिया गया है, टू इंश्योर द रिलायबिलिटी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। और ऐसा क्यों किया गया है, ताकि न्यायिक कार्यवाही जो है, न्यायिक प्रक्रिया जो है, उसकी विश्वसनीयता बनी रहे। बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है दोस्तों हियरसे एविडेंस। आपको जैसे मैंने बताया 3 गोल्डन प्रिंसिपल्स हैं एविडेंस लॉ के, जिसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हियरसे एविडेंस मस्ट बी एक्सक्लूडेड, और सुनी सुनाई बात जो है उसको ग्राह्य नहीं किया जाना चाहिए। कितनी कमाल की बात है जो आपके लिए मैं आज लेकर आया था, जो आपने समझा है। बहुत कम शब्दों में हमने ये बात की है, और इस सीरीज में आगे हम ऐसी ही काम की बातें आपको बताते रहेंगे। अगर आप डिटेल्ड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देखिए, लिंक मिल जाएंगे, कॉन्टेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे, आप संपर्क करके आ सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपना बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि योर प्रेजेंस इज इंपॉर्टेंट। अपना ख्याल रखिए, बने रहिए इस सीरीज के साथ। नमस्कार, जय हिंद।